आज की इस वीडियो में अतुल माहेश्वरी का जैसे रियल पेपर आता है सेम उसी पैटर्न पर आधारित एक नया मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं क्लास 9th और 10th वालों के लिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपका जो 2026 में यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा अतुल माहेश्वरी का, उसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का प्रश्न है, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? भारत के पहले लोकपाल थे। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगड़ी के लेखक। तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्हड़। तो राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। और इससे रिलेटेड मैंने जो ये टॉपिक दिया गया है लेखक से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है, तो इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो आप लोग वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी। तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नील नदी। नील नदी की लंबाई भी आप लोग याद रखना कितने किलोमीटर है? 6,650 किलोमीटर। 6,650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और साथ ही याद रखना जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी की जो लंबाई है वो 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर। इसको भी याद रखना कि अमेजन नदी की लंबाई अगर पूछी जाती है कितने किलोमीटर है, तो आप लोग को पता होना चाहिए 6400 किलोमीटर है। आगे है अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला प्रश्न है, वसा यानी जो फैट होता है, फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंगे बताना है किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन होता है किसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 सितंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? यहाँ पे मृतकों रहेगा, मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न है, गुलाबी शहर के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है? तो यहाँ पे जो ये प्रश्न बना हुआ है, इससे रिलेटेड भी मैंने जो यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है कि कौन से शहर को किस नाम से जानते हैं, तो ये भी वीडियो बना दिया है। वहाँ पे आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो छूटेगा नहीं। तो गुलाबी शहर के नाम से भारत के किस शहर को जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आप लोग याद रखना कि ये जो गुलाबी शहर है, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2018 में। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लॉस एंजिल्स। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्कर्वी। अगला प्रश्न है धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2015 में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कायांतरित को ही रूपांतरित शैल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नेपच्यून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है भारत में किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है। तो भारत में किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है रैम का पूरा नाम बताना है। तो रैम का पूरा नाम बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत रत्न दिया गया? तो निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत रत्न दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 87 है, बीच वाली संख्या क्या होगी ये बताना है। तो 3 क्रमागत संख्याएं हैं। तो पहली संख्या जो है n-1 हम मान ले रहे हैं। पहली क्रमागत संख्या क्या है? n-1 है। उसके बाद दूसरी क्या है? दूसरी n है और तीसरी जो है
n प्लस 1 है। 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। पहली क्या हो गई? पहली हो गई n माइनस 1 और दूसरी हो गई यहाँ पे n और तीसरी हो गई यहाँ पे n प्लस 1। तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। इनका योग जो है कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है। इन सभी का क्या दिया गया है? योग। इनको ब्रैकेट में रख लेंगे और इनका योग कर देंगे। योग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 87 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है। यहाँ पे n प्लस n बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में, तो घट जाएंगे तो एक में से एक गया तो कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 87 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 3n बच जाएगा। क्या होगा? 3n बराबर 87। n बराबर जो है 87। यहाँ पे ये गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। 3 27। तो यहाँ पे n का मान जो है n बराबर जो है 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या कौन सी है? यहाँ पे n है, तो n बराबर क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे 27 नहीं 29 होगा, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो इसका सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है सम हो तो उनका अंतर, तो दो संख्याएं होंगी या तो जो है वो तो या दोनों जो है सम होंगी या तो विषम होंगी, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होंगे। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे ये हमेशा क्या होगी? सदैव सम संख्या होगी। क्या होगी? सदैव सम संख्या होगी, याद रखना है। सदैव जो है एक सम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर दो संख्याएं जो है अगर जोड़ी जा रही हैं तो या तो सम होंगी, या दोनों संख्याएं सम होंगी, या तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? विषम होंगी। ये यहाँ पे निश्चित होगा। तो जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है एक प्रकार से, तो ये दोनों संख्याएं विषम हैं। तो विषम है तो 5 में से अगर 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। अगर यहाँ पे अब इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे भी तो यहाँ पे देखेंगे 2 बचेगा। अब इसी तरह जो है एक उदाहरण और भी ले सकते हैं कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे जो है 2 है, तो ये दोनों संख्याएं सम हैं। अगर इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, अगर इनको घटाएंगे भी तो क्या हो जाएगा? सम संख्या ही आएगी। 4 में से 2 गया तो 2, तो सम संख्या ही है, इसलिए यहाँ पे जो है बी वाला इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि यदि किसी कक्षा में जो है बच्चों को 12, 15 या 20 की टोलियों में बांटा जा सकता है, तो उस कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे, ये बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? एलसीएम, कि किसी कक्षा में जो है कक्षा के बच्चों को जो है 12, 15 और 20 के टोलियों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे 12, 15 और यहाँ पे 20, इसका जो है क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालने की जो ट्रिक होती है, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे। अब इसके गुणज को देखेंगे जो है 12, 15 और 60 तीनों से कट रहा होगा। तो यहाँ पे चाहेंगे तो इसका भी जो है आप टेबल निकाल सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 48, 60 और यहाँ पे 72। इसी तरह जो है 15 का भी निकाल सकते हैं। 30, 15, 45, 60, 75, 90। अब यहाँ पे 20, 40, 60, 80। यहाँ पे देखेंगे कि वो संख्या जो वो छोटी संख्या जो तीनों में, ठीक है, तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों में 60 कॉमन हो गया है, तो 60 ही इसका जो है यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम होगा 60। और इसका एक और तरीका है, जैसे आप लोग निकालते हैं तो भाग विधि से आप निकाल सकते हैं। 12, 15 और जो है यहाँ पे 20 का एलसीएम, तो निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 43 का। क्वेश्चन नंबर जो है 44 देखते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दिया गया है। एलसीएम है 225 और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ है 5। तो उनमें से एक संख्या जो है अगर 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए जो है आपको सूत्र लगाना होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर क्या होता है, लासा और गुणे मासा। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ भी कह सकते हैं यहाँ पे इसके स्थान पे। तो यहाँ पे जो है एलसीएम दिया गया है कितना, 225, यानी लासा दिया गया है 225, उसके स्थान पे रख देना है। और यहाँ पे मासा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, इसके स्थान पे रख दें। उनमें से एक संख्या, पहली संख्या दी गई है कितना है 25, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बाकी सब ऐसे लिखे रहेंगे। 25 यहाँ पे गुणे में है, इस तरफ आ जाएगा 225 गुणे 5 और बटे यहाँ पे 25। अब 25 का अगर हम इसमें जो है इसको काटते हैं तो 25 नवैया यहाँ पे 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी, 9 पचे 45। तो यहाँ पे दूसरी संख्या इसका गुणा निकालेंगे तो ये 45 आएगा। तो 45 इसमें कहाँ पे है, 44 वाले में, बी वाले में, तो बी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न समुच्चय आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोई नीचे हर समान तो नहीं है किसी में। तो पहले वाले में देखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो ये देखेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका हर समान है, 1/5 है। फिर उसके आगे जो है 2/5 है। फिर उसके आगे क्या है, 3/5 है। फिर उसके आगे क्या है, 4/5 है। तो ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में ही है, पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे ए वाला ही हो जाएगा। बाकी सभी देख लेते हैं। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो इसको पहले आप दशमलव में या इसका हर समान करके इस तरह जो है आपको बना लेना है। तो यहाँ पे अगर दशमलव में, बाकी सब नहीं होंगे क्योंकि पहला ऑप्शन ही जो है सही हो गया है, इसलिए बाकी सभी गलत हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसको दशमलव में चेंज करके देख भी सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक पानी की टंकी का 3/4 भाग जो है भरा होने पर उसमें जो है 60 लीटर पानी आता है। अगर 3/4 भाग जो है भर जाए तो उसमें कितने लीटर आएगा, यहाँ पे 60 लीटर पानी आएगा। यदि टंकी पूरी भरी हो तो उसकी जो है क्षमता लीटर में क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कोई टंकी है, एक प्रकार से कोई टंकी है, इसमें जो है कह रहा है कि इसके जो है यहाँ पे 3/4 भाग, इसको जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ये 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और इसका 3 भाग भर जाए, अगर इसका 3 भाग जो है भरा जाए तो यहाँ पे कितने, ये 60 लीटर पानी आता है। कितने लीटर, 60 लीटर जो है पानी आ जाता है। कितने भाग में, 3 भाग बराबर जो है 60 लीटर आ रहा है। 3 भाग में अगर 60 लीटर आ रहा है तो एक भाग में कितना आएगा, तो एक भाग बराबर यहाँ पे आ जाएगा 60/3। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 लीटर पानी आएगा एक भाग में। एक भाग में कितने लीटर पानी आ रहा है, 20 लीटर आ रहा है। तो चारों भाग में कितना आएगा, तो 4 भाग में जो है, 4 भाग में जो पानी आएगा तो 4 गुणे जो है 20 लीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 लीटर। कितने लीटर, 80 लीटर जो है पानी आएगा पूरे भाग में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 46 नंबर का। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 47। सरलीकृत कीजिए 0.024 प्लस 2.9 माइनस 0.345 प्लस 0.002। तो इसका जो है आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सरलीकृत में यहाँ पे इस प्रश्न को उतार लेंगे। 0.024 प्लस 2.9 माइनस 0.345 और फिर प्लस 0.002। तो यहाँ पे देखेंगे बॉड मास के रूल के अनुसार जो है सबसे पहले यहाँ पे प्लस फिर उसके बाद माइनस करते हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो आपको जोड़ने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0.024 फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, दाहिनी तरफ वाला भाग दशमलव के दाहिनी तरफ वाला भाग यहाँ पे दाहिनी तरफ लिखेंगे और बाईं तरफ वाला भाग बाईं तरफ लिख लेंगे। और जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे 0 करके जोड़ लेंगे। इस तरह जो है 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 दशमलव और यहाँ पे 2.924। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे 2.924 और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे
यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे भी है, 3 अंक यहाँ पे, तो इसलिए अंतिम वाले अंक को अंतिम वाले अंक के साथ जोड़ते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा। फिर दूसरा अंक देखेंगे 4 है, यहाँ पे 0 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, फिर 0 0 है तो 0 ही रहेगा, तो 0.347 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको घटा लेना है, तो यहाँ पे 4 में 7 जाएगा नहीं, इधर से हासिल लेंगे तो 14, 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 है, 1 में से 4 जाएगा नहीं, इधर से उधार लेंगे यहाँ पे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 4 11 हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, 8 में से जो है 8 है, 8 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा 2.577 आ जाएगा। तो 2.571 है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट यहाँ पे बी के आधार पे आ रहा है, 5 7 के आधार पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें भी जो है आपको सरलीकरण करना है, 1/1 प्लस 1/1 जो है 1 प्लस 1/3 का जो है। तो सबसे पहले प्रश्न को जिस प्रकार लिखा है वैसे लिख लेंगे, 1/1 प्लस जो है 1/, जो है फिर 1 प्लस 1/3 लिखा है। तो यहाँ पे इस सवाल को जो है कैसे सॉल्व करते हैं, अंतिम से यहाँ पे /1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों का हर समान करेंगे तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा, इसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 4/, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ऊपर जो है /1 लिखा है और यहाँ पे 1 प्लस और पूरे का /1 है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे 4/3 को यहाँ पे जो है ये बटे में है, तो बटे का मतलब होता है भाग में है, तो जब यहाँ पे भाग में है 4/3 है, तो ये जब यहाँ पे गुणे में होगा तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/1 प्लस जो है यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो 4/3 है यहाँ पे हो जाएगा 3/4। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही 1 जो है 4/3 ऊपर जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे /1 लिख के फिर से इसका हर समान करेंगे, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो 1/, यहाँ पे 4/4 और प्लस 3/4 हर समान हो गया है। अब ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, यहाँ पे 1/, यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7, 7/, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से समझा देते हैं कि 1 है, बटे का मतलब क्या है भाग है, भाग का मतलब 7/4 है। अब यहाँ पे नियम क्या लगाते हैं, भाग के स्थान पे हम गुणे का चिन्ह करते हैं, 1 गुणे, और यहाँ पे इसके सामने वाला उल्टा हो जाता है, तो 4 एकम 4 और यहाँ पे /7। तो यही इसके पहले भी प्रक्रिया की गई थी, तो इसका जो आंसर आया 4/7 आ जाएगा आंसर। तो इसमें देखेंगे किस ऑप्शन में है, 4/7 यहाँ पे बी वाले में है, तो बी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मोहन की आय एवं व्यय का अनुपात जो है 8:5 है। अगर जो है वह महीने में जो है ₹3000 बचाता है तो उसकी जो है सालाना आय कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि इसके आय और व्यय का अनुपात। तो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका लगाएंगे कि यहाँ पे एक तरफ दिया गया है आय, उसके बाद दिया गया है अनुपाते में व्यय, इन दोनों का अनुपात दिया गया है। तो 8 यहाँ पे आय है, 8 आय है और अनुपाते यहाँ पे ₹5 व्यय कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनके दोनों का अनुपात जो है यहाँ पे इनमें अंतर क्या है। तो 8 में से अगर हम देखेंगे ₹8 कमा रहा है तो ₹5 जो है खर्च कर दे रहा है, कितने रुपए यहाँ पे बच रहा है 3, यानी 3 भाग जो है बचा हुआ है। अब यहाँ पे 3 जो बचा हुआ है ये कह रहा है कि जो बचत है महीने की 3000 रुपये है, कितने हैं 3000 रुपये। तो 3 भाग यहाँ पे 3 जो बचत है एक महीने की 3000 है, तो इसका जो है तो यहाँ पे 3 भाग में जो है यहाँ पे 3 भाग में 3000 है, तो एक भाग क्या होगा, एक भाग में जो है एक भाग जो हो जाएगा किसके बराबर होगा, यहाँ पे एक भाग होगा 3000 में जो है हम 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये हो जाएगा। एक भाग कितना होगा 1000 रुपये के बराबर होगा, 1000 रुपये के बराबर एक भाग है यहाँ पे
एक भाग किसके बराबर है, 1000 रुपये के। तो कुल कितने कमाता है एक महीने के, एक महीने के 8 यहाँ पे दिया गया है अनुपात में, तो 8 भाग कमाता है। तो 8 में जो है एक भाग में कितना है, 1000 है, तो 8 भाग में कितने हो जाएंगे, 8 गुणे 1000 बराबर 8000। 8000 रुपये एक महीने की कमा रहा है। कितने महीने की, एक महीने के जो है, एक माह के 8000 रुपये कमा रहा है। अब कह रहा है कि उसकी सालाना बचत, सालाना आय कितनी होगी, एक साल में कितना कमाएगा। एक साल में कितने महीने, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में, तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे 8000 में, 8000 में हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, 96,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। कितने रुपए कमाएगा एक माह यानी 12 महीने में, एक साल में जो है मोहन 96,000 रुपये कमाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 96,000 रुपये। इसका सल्यूशन देख सकते हैं। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में 6 आदमी एक काम को 120 मिनट में पूरा करते हैं, 4 आदमी उसी काम को जो है कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 6 आदमी हैं, कुल काम, पहले हमको कुल काम कितना हुआ, तो कुल काम हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के काम कितने आदमी कर रहे हैं, 6 आदमी। 6 आदमी जो है कितने मिनट काम कर रहे हैं, 120 मिनट जो है काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कितने काम किए, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे कुल काम ज्ञात हो जाएगा। तो 6 शून्य शून्य और 6 दूनी 12 और 6 कम 6 1 7, 720 काम है। 720 काम हमारे पास है और 6 आदमी मिलके जो है, 6 मैन मिलके जो है 120 मिनट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब इसके बाद कह रहा है कि अगर जो है 4 आदमी उसी काम को जो है कितने घंटे में पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुल काम इतना है। अब यहाँ पे इसको अगर 720 काम है तो इसको 4 आदमी करेंगे, 4 आदमी मिलके करेंगे तो कितना होगा, तो 4 आदमी से यहाँ पे 4 से भाग कर देंगे तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा और 4 शून्य शून्य। तो कितने मिनट काम करेंगे, 180 मिनट काम करेंगे। 4 आदमी इस काम को जो है कितने समय में करेंगे, 180 मिनट में करेंगे, क्योंकि मिनट में दिया गया है तो 180 मिनट में करेंगे। तो 180 मिनट में एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 180 बट्टे यहाँ पे 60 से भाग कर देंगे, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए 60 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 6 18। तो कुल मिला के कितने हावर हो जाएंगे, 3 हावर हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे, 3 घंटे हो जाएंगे। यहाँ पे इसका जो है आंसर यही हो जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे इसमें कहाँ पे है, ए वाले में है, तो ए इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50 का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है कि किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो है 800 रुपये है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 800 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत जो है 20% है, कितना है, 20%, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अंतर दिया गया है 800 रुपये का है, तो 800 रुपये अंतर है और इसमें बताया गया है कि लाभ प्रतिशत 20% हो रहा है। तो 800 रुपये किसके बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे लाभ बराबर 800 रुपये है जो कि 20% के बराबर है। अब यहाँ पे हमको क्या याद करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ, यहाँ पे लाभ बटे जो है, लाभ प्रतिशत भी कह सकते हैं, लाभ बटे लाभ प्रतिशत। तो लाभ यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर लाभ बटे लाभ प्रतिशत होता है। तो इस सूत्र को लगाएंगे यहाँ पे, तो लाभ कितना है, 800 रुपये है और यहाँ पे प्रतिशत का यहाँ पे भाग में है तो 20% है, तो 20% लिख लेंगे। अब यहाँ पे 800 का जो है, यहाँ पे बटे का मतलब भाग ही होता है, तो यहाँ पे 800 यहाँ पे भागे, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, 20/100। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भाग की जगह पे गुणे का चिन्ह लाएंगे और यहाँ पे 100/20 हो जाएगा। तो 20 एक कम 20 और 20 पंचे 100, 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे। अब 8 पंचे 40, यहाँ पे 4000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे इसका क्रय मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो है 52 नंबर का क्वेश्चन नंबर है कि अमित और जो है सुमित ने एक कंपनी में 2 साल के लिए जो है क्रमशः 5,000 रुपये और 6,000 रुपये साधारण ब्याज पर जो है जमा किए। 5,000 रुपये और 6,000 रुपये जो है साधारण ब्याज पे जमा किए। यदि ब्याज की दर जो है 8% प्रतिवर्ष है तो उनके द्वारा जो है प्राप्त कुल राशि का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अमित और सुमित ने एक कंपनी में 2 साल के लिए जो है 5,000 और 6,000 रुपये साधारण ब्याज पे जमा किए। तो ये जो जमा किए उसे हम कहेंगे मूलधन। तो यहाँ पे सुमित को S1 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मूलधन कितने रुपए है? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे 5,000 रुपये लिख लेते हैं। और इसमें जो है उसके बाद है सुमित, तो इसको हम S2 कर देते हैं। अमित में S1 लिख देते हैं और सुमित में जो है S2 लिख देते हैं। इसका मूलधन कितने रुपए है? इसका जो मूलधन है वो 6,000 रुपये है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 साल के लिए दिया गया है, तो यानी समय दिया गया है। समय कितना है? समय है 2 वर्ष। इसके बाद जो है दिया गया है दर कितना है? दर दिया गया है 8%। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? यहाँ पे ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन यहाँ पे पहले हम यहाँ पे S1 का निकालते हैं, यानी जो है अमित का निकाल लेते हैं। अमित का जो है मूलधन कितना है? 5,000 रुपये है। तो मूलधन और गुणे दर कितना है? 8% है, और गुणे समय कितना है? 2 वर्ष है, बटे 100 होता है। तो अगर यहाँ पे आपको सूत्र नहीं मालूम है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो है साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और यहाँ पे बटे 100 होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरह जो है सॉल्व करेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे जो है 50 से यहाँ पे 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 दूनी 16। अब यहाँ पे 16 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो था तो 1 जीरो लग जाएगा। तो जो S1 का साधारण ब्याज है वो 800 रुपये हो जाएगा। इसी तरह S2 का ज्ञात कर लेंगे, यानी सुमित का ज्ञात कर लेंगे, तो इसका भी यहाँ पे देखेंगे कि मूलधन कितना है? 6,000 रुपये है, और गुणे दर कितना है? वही रहेगा 8, और गुणे समय कितना है? 2 वर्ष ही है। इसमें भी क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 का हम जो है 6 में गुणा करेंगे। 16 का अगर हम 6 में गुणा करते हैं, यहाँ पे 16 छः का यहाँ पे 96 हो जाएगा, यानी और 1 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, तो 960 रुपये हो जाएगा। तो S1 का जो है साधारण ब्याज 800, और S2 का जो है यानी अमित का जो साधारण ब्याज है 800 रुपये है, और सुमित का जो है साधारण ब्याज है 960 रुपये। अब इन दोनों का कह रहा है कि उनके द्वारा प्राप्त कुल राशि का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करेंगे, यहाँ पे अंतर ज्ञात करेंगे तो अंतर में किसका ज़्यादा है? तो 960, और यहाँ पे 800 रुपये यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे 160 रुपये बच जाएगा। 8 1 9, और यहाँ पे 60 है तो 60, तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 160 रुपये का। तो 160 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 160 होना चाहिए। तो इसका जो है बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 52 नंबर के यहाँ पे सोल्यूशन में, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि यदि एक आयताकार पार्क जिसकी बीमाएँ जो है दिया गया है 50 मीटर गुणे 32 मीटर है का क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे आयताकार जो पार्क है इसका क्षेत्रफल दिया गया है। आयताकार पार्क की बीमाएँ का मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल ही है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 50 मीटर, और गुणे यहाँ पे 32 मीटर। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के, वर्ग के क्षेत्रफल के ये बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब इन दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ पे 50 और 32 का गुणा कर देंगे तो इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पे 1600 हो जाएगा। यहाँ पे 32 पंचे यहाँ पे 160, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, इतने वर्ग मीटर यानी इतने मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो है वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा की घात ये 2,
यानी भुजा गुणे भुजा होती है। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर है तो यहाँ पे वर्ग में है, तो इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा ये 1600। अब यहाँ पे इसका जो अब वर्गमूल निकालेंगे तो यानी इसकी भुजा ज्ञात हो जाएगी, वर्ग की भुजा ज्ञात हो जाएगी यहाँ पे 40। जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1600। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 4 चौक 16, ये कट जा रहा है। अब यहाँ पे 0 है तो 0 उतर जाएगा यहाँ पे, इसलिए 40 यहाँ पे मीटर हो जाएगी। इसकी भुजा कितना आ जाएगी, यहाँ पे 40 मीटर हो जाएगी। तो वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी होगी, 40 मीटर होगी। 20 का जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 53 नंबर में। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि यदि संख्या जो है 643 स्टार 2 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा वह है। तो यहाँ पे 9 से विभाज्य के लिए क्या, 9 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी होता है, अंकों को हम जोड़ देते हैं, उस जो संख्या होती है अंकों का योग करते हैं, अंकों का योग, और उसको जो है 9 से भाग कर देते हैं। अगर वो पूरी तरह से कट जा रही है तो 9 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पे इसके अंक कौन कौन से हैं, 6 है, और यहाँ पे +4 है, +3 है, और प्लस यहाँ पे स्टार है, यक्स मान लेते हैं इसको, और +2 है। अब यहाँ पे इन सभी को जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 10 3 13, 13 14 और 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा और प्लस यक्स। अब इसमें हम 9 से भाग करते हैं तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, एक कम है तो यहाँ पे 9 दूनी 18, तो 15 यहाँ पे है और यहाँ पे आ रहा है 18। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 9 में 2 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 हो जा रहा है, जबकि इसमें दिया गया है 15 प्लस यक्स। तो यहाँ पे ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 18 में से 15 चला जाएगा तो यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 16 17 18, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा, 3। 15 में हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे स्टार के स्थान पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को एक पंक्ति में जो है सिरे से जो है सिरा मिलाकर रखा गया है। इस प्रकार जो है प्राप्त नए घनाभ का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले 3 ठोस घन हैं। तो यहाँ पे 3 घन हैं। अब 3 घन जो हैं इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। ये जो घन है, 3 घन को क्या किया जाता है, 3 घन है, 3 घन को एक प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 घन हैं और इनको जोड़ा जा रहा है। अब इसके लिए जो है सबसे पहले आपको घन का जो है नए जो घनाभ है इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a², यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो ये याद रखना है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया गया है ए, यानी भुजा बराबर जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेंगे। 6 गुणे 8 का स्क्वायर, यानी जो है 8 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 6 गुणे 8 गुणे जो है 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो 8 गुणे 8 करेंगे तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, और गुणे 6 से गुणा करेंगे, 6 × 4 = 24 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हासिल आएगा, 6 × 36, 36 में अगर हम जो जोड़ते हैं 38 हो जाएगा यहाँ पे 384। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब कह रहा है कि इन सभी को जो है 3 ठोस घनों को एक पंक्ति में जो है सिरे से सिरे मिलाकर रख देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कोई है तो इसके पीछे जो है एक और रख दिए, फिर उसके बाद एक और रख दिए, तो तीनों इस प्रकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक का जो है 8 सेंटीमीटर है, एक सिरा जो है 8 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा सिरा
भी 8 सेंटीमीटर का और तीसरा सिरा भी 8 सेंटीमीटर का है। तो ये तीनों सिरे कितने हो जाएंगे, 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। कुल मिला देंगे, अगर सबको मिला के हम देखेंगे तो एक घनाभ यहाँ पे बन जाएगा। एक घनाभ बनेगा तो यहाँ पे तीनों का सिरा जो है इसकी लंबाई यानी जो है इस कह सकते हैं कि यहाँ पे यल जो है लंबाई जो है इसकी बढ़ जाएगी, 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है यानी जो बी है यहाँ पे कह सकते हैं लंबाई जो है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहाँ पे चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर ही रहेगी और यहाँ पे ऊंचाई भी वही रहेगी। घनाभ की जो है ऊंचाई भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब वही है, तो ऊंचाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो नया है, ये कह रहा है कि जो नया है नए प्राप्त घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 84 हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे देखेंगे कि लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखेंगे ये वाली भुजा और ये वाली जो सतह है ये छिप जाएगी। तो यहाँ पे दो सतहें छिप जा रही हैं, 2 गुणे 8 यहाँ पे ये इतना भाग जो है छुप जाएगा। यहाँ पे इसका जो है 8 अट्ठे 64 और यहाँ पे जो है और यहाँ पे 8 अट्ठे 64 दूना जो है 128। यहाँ पे जो है 128 जो सेंटीमीटर है ये यहाँ पे छिप गया है। और इसका जो नया वाला है, नए वाले का यहाँ पे देखेंगे, नए वाले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणे जो है यहाँ पे 384 है पुराने वाले का, तो 384 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 जो है यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 1000 जो है 24 आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 8 त्रिक 24 यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 एक 25 और यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 9 2 11, 1152 यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये याद रखना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से दो यहाँ पे दो भुजाएं यहाँ पे छिप गई हैं, तो इसमें कितना छिप गया है, 128 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर छिप गया है। तो इसको घटा लेंगे, जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 में से यहाँ पे 2 गया तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पे 1 है तो 1। तो कुल मिला के यहाँ पे 1024 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जब इन तीनों को जो है जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल कितना बचेगा, 1024 वर्ग सेंटीमीटर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों को जोड़ने के बाद इसमें जो है दो सतहें यहाँ पे जो है छिप गई हैं, याद रखना है, इसलिए यहाँ पे 128 जो है वर्ग सेंटीमीटर जो है घटा दिया गया है। दो सतहों का जो है क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात किए, दो सतहों का क्षेत्रफल जो है, दो सतह का जो है यहाँ पे क्षेत्रफल इसीलिए घटा दिए, दो सतह का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे इसलिए घटा दिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो नए यानी जो नया बना हुआ है यानी लेकिन जो घनों को पंक्ति के सिरों से सिरे रखने पे जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 गुणे, तो इसका सूत्र होगा 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई और यहाँ पे प्लस जो है चौड़ाई गुणे ऊंचाई और यहाँ पे जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जो है ऊंचाई गुणे जो है लंबाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो है पहले से यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे, तो इसका मान यहाँ पे निकाल लेंगे तो नए वाले जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जो है नए घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात हो जाए। 2 यहाँ पे गुणे का चिन्ह, अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यानी 24 और यहाँ पे चौड़ाई कितना है 8 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे चौड़ाई 8 है और गुणे ऊंचाई कितना है 8 है और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है ऊंचाई 8 है
और गुणे जो है लंबाई कितना है, तो लंबाई यहाँ पे 24 है। तो अब इन सभी को हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों गुणे में है, ये दोनों और ये दोनों, इन सभी का जो है गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू जो है 24 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ पे 3 आएगा हासिल, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192 प्लस 8 अट्ठे 64 और प्लस यहाँ पे 24 अट्ठे यहाँ पे 192, यही जो है इन सभी को जोड़ लेंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है दो पहला अंक जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे 9 6 15, 15 में हम 5 जोड़े तो 20, 4 24, यहाँ पे 9 जोड़ दिए तो 24 हो गया। 24 में हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 की 4 हासिल 2, यहाँ पे 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा तो 448 यहाँ पे गुणे 2 हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2 8 16, अब यहाँ पे 2 चौक 8, 8 1 9 और 2 चौक 8, तो 896 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका नए वाले घन जो है घनाभ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 896 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें देखेंगे ए वाले में जो है 896 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। इसका जो है पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है फिर से देख लीजिए अच्छे से। अब आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वृत्त के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले दिया गया है कि वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वृत्त की ये परिधि है पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है या एक बिंदु यहाँ पे या कहीं पे भी जो भी बिंदु ले लो, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो जैसे यहाँ पे कोई रेखा खींच देते हैं तो ये क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो ये सही है पहला वाला। अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है, यहाँ पे कोई वृत्त है, इसमें आधे भाग में अगर कोई भी कोण बन रहा है तो वो कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा, ये भी सही है। और यहाँ पे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। तो सबसे बड़ी जीवा जो है जो केंद्र से जाती है इसे यहाँ पे व्यास कहते हैं। तो ये व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। उसके बाद कह रहा है कि एक जो है वृत्त है, वृत्त, ये भी सही है। अब यहाँ पे एक वृत्त की असीमित त्रिज्याएं होती हैं। तो इसकी जो है कितनी त्रिज्याएं होती है, एक ही त्रिज्या जो है सभी जगह पे वही समान रहती है। तो असीमित त्रिज्याएं होती हैं नहीं होती हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर जो है 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो है एक मोटरसाइकिल 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो 720 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। यहाँ पे है 4 घंटे जो है टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, और यहाँ पे कितने किलोमीटर जा रही है, तो दूरी जो है 240 किलोमीटर है, इतने किलोमीटर तय कर रही है। तो यहाँ पे चाल ज्ञात कर लेंगे। चाल बराबर जो होती है दूरी बटे समय होती है, दूरी बटे समय। तो टाइम यहाँ पे यानी समय है, तो यहाँ पे दूरी कितना है 240 किलोमीटर और समय कितना है 4 घंटे। तो यहाँ पे 4 1 कम 4, 4 छंग 24, तो यहाँ पे 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24, 4 शून्य शून्य। तो यहाँ पे समय चाल जो हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ पे चाल कितना ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे चाल ज्ञात हो गया हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है कि 720 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेगा। तो यहाँ पे 720 में जो है 720 किलोमीटर है। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, तो यहाँ पे 60 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से यहाँ पे काटेंगे 6 कम 6 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 12 छंग 72 होता है, तो 12 यहाँ पे 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, यहाँ पे 12 घंटे लग जाएंगे। तो एक 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में यहाँ पे 12 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ से ये भी यहाँ पे एक और सूत्र भी लगा सकते थे कि यहाँ पे जो है अगर हमको दूरी ज्ञात करना होता है, दूरी बराबर जो होता है, यहाँ पे दूरी दिया गया है, यहाँ पे समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर जो है यहीं से निकाल लेंगे। समय बराबर जो है चाल बट्टे यहाँ पे दूरी बट्टे जो है चाल हो जाएगी। समय बराबर जो है
दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दी गई है, चाल हम निकाले हैं तो यही रख दिया गया, इसलिए यहाँ पे इसका मान 12 घंटे आ गया। तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि 20 ओवर के जो है एक T20 मैच के पहले 5 ओवर में जो है रन रेट केवल 4.2 था। तो 143 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है शेष 15 ओवर में रन रेट दर जो है क्या होनी चाहिए। तो कह रहा है कि 5 ओवर हैं, 5 ओवर में जो है 5 ओवर में जो है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 ओवर में, यानी 5 ओवर में जो है कितने रन रेट से बना रहा है, 4.2। तो यहाँ पे 5 ओवर में कितने बनाएगा, 4.2 के रन रेट से बना रहा है। तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 1 5 चौक 20, 20 1 21 रन। कितने रन बन गए हैं, 21 रन। इतने रन जो है बन चुके हैं। अब बाकी कितना रन है, 143 रन है। अब इसमें से 21 रन घटा देंगे तो कितने रन बचे हुए हैं, 3 में से 1 चला जाएगा 2, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे 122 रन हैं। और इस यहाँ पे इतने रन अभी बाकी हैं, इतने रन जो है बाकी है। अब इतने रन बनाने में जो है 15 ओवर हैं, तो 122 रन है और 15 ओवर से जो है यहाँ पे 15 ओवर में बनाने हैं। तो 15 से अगर हम भाग दे देते हैं तो इसका जो है 15 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो यहाँ पे जो है इसका एवरेज निकल जाएगा, यानी रेट निकल जाएगा, दर ज्ञात हो जाएगा। तो 15 से अगर हम भाग देते हैं तो 15 अट्ठे 120, 8 बार जाएगा, 120 हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 15 एकम 15 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, 15 एकम 15। तो यहाँ पे 8.1 के रेट से यहाँ पे बनाना होगा। तो 1 ओवर में 8.1 रन यहाँ पे लेने होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 59। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 है कि 227 गुणे 57 प्लस 753 माइनस 875 को सरल करो। तो क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 227 और गुणे 57 है, और यहाँ पे प्लस 753 और माइनस 875 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 227 है तो 227 और यहाँ पे गुणे, अब 57 क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 7। तो एक बार जो है 227 का जो है 50 में गुणा कर लेते हैं, और प्लस का चिन्ह एक बार 227 का जो है 7 में गुणा कर लेते हैं, तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 7 35, 1 0 है तो 1 0 लगा रहेगा, 5 7 35, 5 हासिल 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 13 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 1 11। तो 1100 यहाँ पे 11,350, और प्लस यहाँ पे 7 से गुणा करते हैं, 7 7 49, 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14, 4 18, 1 हासिल आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 हासिल आया था तो 14 1 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 अंक हैं, तो अंतिम अंक जोड़ेंगे 9, 9 में 0 जुड़ा तो 9। अब यहाँ पे 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 1 हासिल आएगा। अब यहाँ पे तीसरा अंक है 5, और यहाँ पे तीसरा अंक है 3, तो 5 3 8, 1 हासिल आया था तो 9। अब यहाँ पे चौथा अंक जोड़ेंगे 1 है, और यहाँ का चौथा अंक लेंगे 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5वां अंक है 1 है तो 1 लिख लेंगे, 12,000 यहाँ पे 939 हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या है, प्लस 753, यहाँ पे 753, और यहाँ पे माइनस 875 है। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले, यहाँ पे ये कामा है तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो चाहेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर नहीं जोड़ना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये दोनों अंक जो है छोटे हैं। तो 753 है और यहाँ पे 875, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, क्योंकि 875 है तो ये बड़ा है तो इसके सामने वाला चिन्ह लग जाएगा। अब इन दोनों को हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पे 5 है, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ पे 7 है, 7 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 2 7, 2 बच जाएगा। 8 में से यहाँ पे 7 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, 122 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 12,939 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसके बाद इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 में से यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा।
अब यहाँ पे 12 है तो 12 लिखा ही रहेगा, तो 12,817 हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर वो यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे दूसरा वाला बी वाला, बी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें भी जो है इसको सरल करना है। सेम इसी पैटर्न पे ये भी आधारित है क्वेश्चन नंबर 60 भी। तो 60 वाले में देखेंगे 342 है और यहाँ पे गुणे 46 और प्लस जो है 825 और माइनस जो है 697 है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 342 यहाँ पे गुणे 40 और प्लस 6, 40 6 46 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 342 का हम एक बार जो है 40 में गुणा कर देंगे और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 342 का एक बार हम यहाँ पे 6 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 40 से यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो लगा रहेगा। 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एक हासिल हो जाएगा, 4 तेई 12, 1 13। तो 13,680 इस तरह जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे 342 है, 6 से गुणा करते हैं तो 6 का हम पहले 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, एक हासिल आ गया। अब यहाँ पे 6 का जो है 4 में गुणा करेंगे, 6 चौक 24, एक हासिल आया था तो 6 चौक 24 से 25 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा यहाँ पे। अब 6 तिरिक 18, 18 में अगर हम 2 हासिल आया था जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2052 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 13,680 है। तो यहाँ पे अंतिम वाला अंक देखेंगे 2 है, यहाँ पे 0 है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों दूसरे अंक को देखेंगे तो 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तीसरा अंक, यहाँ पे 6 है तो 6 में 0 जुड़ेगा तो 6 ही रहेगा, एक हासिल आएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे चौथा अंक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे चौथा अंक 3 है तो 3 2 5 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जो है पाँचवा अंक जो है 1 है तो 1 लिखा रहेगा, तो यहाँ पे इसका जो है 15,732 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे जो है प्लस है 825 और माइनस 697। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो किसका चिन्ह लगेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, क्योंकि 825 बड़ा है 697 से, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ से इस बड़े वाले में से घटाएंगे, 5 में से 7 जाएगा नहीं, 15 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 7 15 होता है। अब यहाँ पे 1 है, 1 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से उधार लेंगे तो 11, 11 में से 9 गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे 7, 7 में से 6 चला जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 15,732 है, इसमें जो है इसको जोड़ देना है तो 8 2 10, 10 की 0, यहाँ पे हासिल 1 हो जाएगा। दूसरा अंक जोड़ते हैं 3 2 5 और 1 हासिल आया था तो 6। अब यहाँ पे तीसरा अंक है 1 और यहाँ पे है 7, 7 1 8 हो जाएगा, तीनों अंक जुड़ गए, बाकी जो अंक हैं उनको उतार लेंगे तो 15,860 हो जाएगा। तो 15,860 किस में कहाँ पे है, बी वाले में, तो बी वाला इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें दिया गया इसके पहले उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को जो है पूर्ण करे। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना है 61 नंबर के, कि यहाँ पे दिया गया है पहले 4, फिर उसके बाद दिया गया है 9, फिर 19 दिया गया है, फिर 39, फिर उसके बाद 79। ये आ कैसे रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8, 2 से गुणा किया जा रहा है, 4 में 2 से गुणा किया गया और 1 जोड़ दिया, 4 दूनी 8 1 9। अब इसी प्रकार 9 में किससे गुणा किए, 9 दूनी 18 और 1 जोड़ दिए। अब इसमें क्या किए, 19 को 19, 19 दूना 38, 19 में जो है 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है 39 में जो है 39 आ गया, यहाँ पे 39 में अब हम क्या किए, 39 में जो है 2 से गुणा किए और 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया 79 आ गया। 79 में क्या करेंगे, 79 में जो है 2 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 2 7, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 1 15, 158 और प्लस 1 यानी 159 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, 62 में दिया गया है ए सी ई, यहाँ पे ए सी और ई, फिर उसके बाद जी आई के, फिर उसके बाद यम ओ क्यों। इसमें हो क्या रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ए का मतलब 1 होता है, सी का मतलब यहाँ पे 3, इसका जो है नंबरिंग करेंगे पहले, तो यहाँ पे ई जो है 5 पे आता है तो 1 3 5,
फिर उसके बाद EFG, जी जो है 7 पे आएगा यहाँ पे। 7 के बाद I जो है 9 पे आता है, K जो है यहाँ पे 11 पे आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे M जो है 13 पे आता है, और O जो आता है वो 15 पे आएगा, और यहाँ पे Q जो आता है 17 पे आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे देखेंगे डाटेड रेखा द्वारा, तो यहाँ पे आगे 11 के बाद, यहाँ पे 17 के बाद कौन से नंबर, 19 नंबर, फिर 21 नंबर, और यहाँ पे 23 नंबर वाले आएंगे। तो 19 नंबर पे कौन आता है, यस आएगा, और 21 नंबर पे जो है यू आता है, और 23 नंबर पे आता है डब्लू। तो यस यू डब्लू, तो इसमें किस ऑप्शन में होगा, यस यू डब्लू। यस यू डब्लू जो है ए वाले में है, तो ए इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 62 नंबर वाले में। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको बताना है कौन सा यहाँ पे आएगा, कमेंट करके। आगे यहाँ पे देखते हैं कि आगे दिया गया है कि विषम संख्या यानी पद शब्द का जो है चयन करना है। क्या करना है कि जो विषम यानी जो सबसे अलग हो उसका चयन करिए। तो यहाँ पे 64 वाले में देखेंगे क्या दिया गया है, गाजर दिया गया है, आलू दिया गया है, मूली दिया गया है, टमाटर दिया गया है। तो मूली, आलू और गाजर ये सब क्या है, जड़ में यानी जो है ज़मीन के अंदर, क्या कहाँ पे होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर जो है ज़मीन के ऊपर डार में जो है फरता है, तो जो है फल लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है टमाटर जो है सबसे अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है, पहले वाले में ए वाले में 1 2 3 4 5 लगातार संख्याएं हैं। इसमें देखेंगे 5 4 3 2 1, ये भी लगातार है। 2 3 4 5 6, ये भी लगातार संख्याएं हैं। 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे नहीं है, 8 है, इसलिए यहाँ पे डी वाला सबसे अलग हो जाएगा। डी वाला इसका जो है राइट आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे आना चाहिए 7, जबकि यहाँ पे है 8, इसलिए यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हुआ। आगे यहाँ पे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 66। क्वेश्चन नंबर 66 है PRTV। तो यहाँ पे दिया गया है LNPRHJLN फिर CEGI। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 66 में दिया गया है कि इसको वर्णमाला में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे PRT और V, तो ये है 16, P के बाद QR, R जो आता है 18 पे आता है, फिर ST यानी ये 20 पे आएगा, और ये 22 पे आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे LNPR, तो ये वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी में देखेंगे पहले, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये वाला सब यहाँ पे 2-2 के अंतर पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखेंगे ये सब सम संख्याएं हैं, LMNOPQR, यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार जो है सम संख्याएं आएंगी। और यहाँ पे लेकिन देखेंगे डी वाला, देखेंगे डी वाले में देखेंगे C है, A B और C ये 3 नंबर पे है, D और E ये 5 नंबर पे है, GHI ये 7 और ये 9। यहाँ पे देखेंगे कि ये सब यहाँ पे देखेंगे 16 18 20 22 ये सब क्या हैं, सम संख्या हैं। क्या है, सम संख्या। इसी तरह इन सभी का जो है अगर हम निकालेंगे बी वाले और सी वाले में, तब भी क्या निकल रहा है, ये सम संख्या पे ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डी में देखेंगे अंतर तो उतना ही है, 2 ही है, लेकिन यहाँ पे ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डी वाला इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डी वाला 66 में डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, समरूपता पूर्ण करना है। तो यहाँ पे जो है सी जो है 9 दिया गया है, सी में जो है सी किसके ऊपर रखा गया है, 9। तो सी यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 तीसरे स्थान पे आता है सी। अब 3 में यहाँ पे 9 पे 9 कैसे आ गया, तो इसका वर्ग कर दिया गया, 3 त्रिक का 9। इसी प्रकार ई है, ई किस स्थान पे आता है, 5वें स्थान पे, ABCDE याद करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 68 है, इसमें भी जो है आपको समरूपता पूर्ण करना है, ये बताना ये करके। तो यहाँ पे देखेंगे कि ZUX लिखा है, फिर यहाँ पे MHA लिखा है। तो इन दोनों में जो है संबंध देखेंगे तो यहाँ पे Z जो होता है 26 होता है यहाँ पे, और U जो होता है, तो इसी प्रकार X और U का भी हम ज्ञात कर लेंगे।
u जो है 21 आ गया है और यहाँ पे जो है 24, x जो है 24 पे है। तो यहाँ पे इसी प्रकार जो है यम, यच और जो है ए जो है 1 पे ही आता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यम जो है यम 13 पे आता है और यच जो है 8 पे आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें संबंध क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 10, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 6 4 10, 0 हासिल 1 आ जाएगा, तो 2 2 4 1 5, 50 आ रहा है। 24 और 26 को जोड़ेंगे और यहाँ पे जो है बीच वाली संख्या जो है जब इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे बीच में आना चाहिए, यहाँ पे 21 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 26 यहाँ पे जेड 26 पे है, तो यहाँ पे इसका जो संबंध है 13 से, तो इसमें 13 घटाने पे अगर यहाँ पे 13 से ये जो है 13 से ये संख्या पहली वाली संख्या बड़ी है तब हम इसमें जो है घटाते हैं। तो 13 में यहाँ पे 26 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे 13वें स्थान पे आ रहा है। कौन से स्थान पे यम आ रहा है? 13वें स्थान पे आ रहा है। इसी तरह जो है 21 वाले में जो है 8 वाले में देखेंगे 8 घटाएंगे तब भी ये जो है 13वें स्थान पे आएगा। लेकिन यहाँ पे 24 देखेंगे और यहाँ पे 1 देखेंगे, इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है। 24 यानी यक्स है, यक्स के आगे जो है वाई, जेड और ए आता है, तो यानी 24 में जो है यहाँ पे 3 को जो है जोड़ दिया गया है। तो लास्ट वाले में क्या किया गया है, यहाँ पे 3 को जोड़ दिया गया है। इसी पैटर्न के आधार पे जो है यहाँ पे के, एच और एफ को देखना है। तो के में हम क्या है, के जो है 11वें स्थान पे आता है और जो है एच जो है 8वें स्थान पे आता है, एफ जो है 6वें स्थान पे आता है। तो इसके आधार पे यहाँ पे के में अगर हम 13 जो है 11 में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो 24 आ जाएगा। 24वें स्थान पे जो है यहाँ पे कौन सा शब्द यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, पी आएगा। और यहाँ पे 8 है, 8 में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो 13 और 8 जो हो जाएगा, 13 और यहाँ पे 8 जब हम जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21वें स्थान पे जो है यहाँ पे अभी यू आया था, जबकि यहाँ पे इसके अनुसार जो है पी एम के ही सही हो जाएगा। यहाँ पे यू होना चाहिए और 24वें स्थान पे जो है यहाँ पे यक्स आना चाहिए। 24वें स्थान पे क्या है, यक्स है। और यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट वाला जो है 6 है। ये प्रश्न जो है पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है कि समरूपता पूर्ण करना है कि अंधेरा जो है अंधेरे से संबंधित है चिराग। अंधेरे में क्या जलाया जाता है, चिराग। तो प्यास लगने पे क्या किया जाता है, पानी ढूंढा जाता है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंधेरे में क्या अंधेरा किससे जाता है, अंधेरा जो है चिराग जलाने से जाता है, यानी दिया जलाने से जाता है। उसी प्रकार जो है प्यास कैसे जाता है, प्यास जो है पानी पीने से जाता है। तो पानी इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में जो है कह रहा है कि अमन है, तो उत्तर की ओर जो है 40 मीटर चला और यहाँ पे दाहिने मुड़ा और फिर 30 मीटर चला। वह आरंभ के स्थान से कितनी दूर पे है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे दिशा, यहाँ पे पूर्व पश्चिम और यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। तो इस तरह जो है पहले दिशा बना लेना है। इसके बाद कह रहा है कि ये जो है उत्तर की ओर कितनी दूर चला, यहाँ पे उत्तर की ओर 40 मीटर चला। उसके बाद जो है ये दाहिने मुड़ गया, दाहिनी ओर मुड़ा तो इस तरफ मुड़ा, तो ये यहाँ पे 30 मीटर चल गया। तो यहाँ पे अपने पूर्व यानी यहाँ पे खड़ा हुआ था तो ये 40 मीटर चला, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितनी दूरी तय करनी है, यानी ये अपने स्थान से कितनी दूर पे है, 40 और 30 70 मीटर, यानी यहाँ पे मीटर में दिया गया है तो 70 मीटर दूर है। वो भी कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर की ओर है, उत्तर यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा दूर नहीं गया, इसलिए यहाँ पे ये उत्तर की ओर होगा। 70 मीटर इसमें कहाँ पे आ रहा है, ये वाले में। तो ए जो है यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 70 नंबर में। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 71 की नीचे दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आएगी, ये बताना है।
तो यहाँ पे पहले आया है 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पे फिर 23, फिर 47 आ गया। तो इस पैटर्न को समझना है कि यहाँ पे दो का अगर हम 2 में गुणा किए तो 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया। 5 का हम किस में गुणा किए, 2 में गुणा किए, 5 दूनी 10 और 1 जोड़े तो 11 आया। 11 का इसी तरह 2 में गुणा किए तो 11 दूना 22 और 1 जोड़ दिए तो 23 आ गया। 23 का इसी प्रकार हम 23 का 2 में गुणा करेंगे, 23 दूना 46, 1 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा। 47 का इसी प्रकार जो है 47 का जो है गुणा 2 में करेंगे तो 47 दूना जो है 2 7 14 यहाँ पे हो जाएगा और 1 2 चौक 8, यहाँ पे 1 हासिल आया था तो 9, 94 और 1 और जोड़ना है तो यहाँ पे आ जाएगा 95। तो इस यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे 71 वाले में जो है 71 नंबर में इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में जो है एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह महिला विजय की कौन है? तो एक महिला है, ये क्या है, महिला है और यहाँ पे जो है विजय है, क्या है, विजय। और ये जो है विजय संकेत कर रहा है कि यह जो है उसके दादा की, यहाँ पे क्या आया, दादा, इसके दादा के इकलौते पुत्र। तो दादा के जो पुत्र होंगे तो दादा जिसको बोलता है तो इसके पिताजी इकलौते पुत्र हैं, तो यानी इसके पिताजी होंगे। तो इसके पिताजी जो है इस इकलौते पुत्र की जो है पुत्री है। तो ये इनके पिता की जो है इनके पुत्र की पुत्री है, तो यानी इसके पिता की जो है पुत्री है। तो इसकी पुत्री है तो ये जो है वह महिला जो है विजय की कौन होगी? तो ये जो महिला है विजय की कौन होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पुत्री है तो ये महिला, यानी ये महिला जो है इनके पिता की पुत्री है तो ये विजय की क्या होगी, बहन भी होगी। क्या होगी इनका संबंध, यहाँ पे बहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा यहाँ पे 72 नंबर में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर जो है 73 है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए, ये क्या है, एक लड़का है, लड़के की ओर संकेत करते हुए रोहन ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो रोहन का उस लड़के से क्या संबंध है? तो सबसे पहले यहाँ पे लड़का है, उसकी ओर संकेत करते हुए किसने कहा, रोहन ने कहा। तो रोहन ने कहा कि उसकी माँ, यानी इसकी माँ जो है और मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी रोहन की माँ की जो है, जो रोहन है इसकी माँ की जो है पुत्री है, इसकी माँ की पुत्री है जो है उस लड़के की माँ। तो रोहन जो है, रोहन का उस लड़के से क्या संबंध है? तो रोहन का जो है संबंध यहाँ पे बताना है कि रोहन का संबंध जो है लड़के से क्या है। तो रोहन की माँ है, माँ की जो है पुत्री, इस माँ की पुत्री इसकी क्या होगी, बहन होगी। बहन जो है उस लड़के की माँ है, तो रोहन का उस लड़के से संबंध जो होगा मामा का होगा। क्या होगा, मामा का। तो मामा यहाँ पे किस में है, सी वाले ऑप्शन में है, तो सी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 73 का। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सुरेश कक्षा में ऊपर से 12वें स्थान पे एवं नीचे से जो है 28वें स्थान पे है, तो वो पूरी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो आपको बताना है कुल जो है कक्षा में कितने छात्र हैं। तो इसका जो है जो सामान्य ट्रिक है, तो ऊपर से जो है 12वें स्थान पे आता है तो 12 और नीचे से जो है 28वें स्थान पे है तो 28, इन दोनों को जोड़ लेना है। और उसके बाद जो है ये दोनों स्थान एक ही हैं, 12वें स्थान पे और 28वें स्थान पे। नीचे से ये आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, तो उसमें से एक घटा देंगे तो जो है कुल यहाँ पे संख्या ज्ञात हो जाएगी, कुल छात्र की संख्या ज्ञात हो जाएगी। यही जो है ऐसे आते हैं सवाल, तो इसमें जो है यही ट्रिक लगता है, ये मोस्टली पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, एक हासिल आएगा, 2 1 3, एक यहाँ पे 4, यहाँ पे इसमें से एक घटा देंगे तो 40 में से एक घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39, 20 का जो है राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो है 75 कि एक है जो है बीज,
उसके बाद जो है दिया गया है दूसरा फल, तीसरा दिया गया है पौधा, और उसके बाद चौथा जो दिया गया है वो है भोजन, और यहाँ पे पांचवा जो दिया गया है इसका वो है फूल। अब इसमें बताना है कि इसका सही क्रम जो है क्या होता है। तो बीज जो होता है, सबसे पहले बीज होता है, तो 1 नंबर पे इसको रखते हैं। उसके बाद बीज के बाद जो आता है पौधा आ जाता है, तो ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो पहले 1 पे ये, दूसरे पौधा आएगा, पौधे के बाद जो है फूल लग जाएंगे, पौधे के बाद क्या लगेंगे, फूल, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है फूल के बाद जो क्या आते हैं, फूल के बाद जो है आते हैं फल, फल आते हैं, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा फल। उसके बाद जो है फल के बाद जो है हम उसको जो है खा जाते हैं, तो यहाँ पे ये 5वें नंबर पे आता है। तो सबसे पहले स्थान पे क्या आएगा, बीज यानी पहला वाला। उसके बाद जो है क्या करते हैं, दूसरे स्थान पे कौन सा आया, पौधा, पौधा किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, तो तीसरा आएगा। फिर उसके बाद जो है फूल आता है, तो यानी ये तीसरे स्थान पे जो है 5वां है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे 5वें के बाद, तीसरे के बाद जो है चौथा जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, और यहाँ पे 5वां जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे ए वाला ही इसका जो है राइट आंसर होगा, 75 का जो है ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 76। उसके ऊपर जो है निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में यानी डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार जो है व्यवस्थित करें, और जो है उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा उसको चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे सब में बी और यहाँ पे बी ही है, तो यहाँ पे पहला वाला स्थान पे जो है सब में बी है, दूसरे वाले स्थान पे ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो दूसरे वाले स्थान में भी बराबर है। अब तीसरे स्थान में देखेंगे यहाँ पे यल है, और यहाँ पे दूसरे वाले में टी है, तीसरे वाले में के है, और यहाँ पे देखेंगे यन है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कौन आता है, डिक्शन यानी अल्फ़ाबेट में जो है सबसे पहले जब लेटर में जो है कौन सा आता है, के आता है सबसे पहले, फिर के यल, फिर के यल यम, फिर यन, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में टी आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे के आता है, तो यहाँ पे जो है डिक्शनरी ऑर्डर में के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे सी वाला आ जाएगा, यानी यहाँ पे तीसरे वाला आ रहा है तो यहाँ पे के वाला आ रहा है, तो यहाँ पे सी वाला आएगा, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे सी वाला होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 77 देखते हैं। अगर मेज को क्या कहा जा रहा है, कुर्सी, मेज को क्या कह रहे हैं, मेज को कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मेज को क्या कहा जा रहा है, कुर्सी कहा जा रहा है। और जो है कुर्सी को क्या कह रहे हैं, कुर्सी को जो है कह दिया जा रहा है आलमारी है, क्या है, आलमारी है। आलमारी को क्या कह दिया जा रहा है, आलमारी को कह रहे हैं कि ये चाबी है। उसके बाद जो है चाबी को क्या कह रहा है, चाबी को जो है कह रहे हैं कि ये ताला है, क्या है, ताला कहा जा रहा है। तो इसमें ताला को जो है दरवाज़ा कहा जाता है, ताला को क्या कह दिया जा रहा है कि ये दरवाज़ा है। तो यहाँ पे बताना है कि कपड़े किस में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कपड़े जो है आलमारी में रखे जाते हैं। कहाँ पे रखे जाते हैं, आलमारी पे। तो आलमारी जो है, आलमारी को क्या कहा गया है, चाबी कहा गया है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, चाबी होगा। तो यहाँ पे बी वाला इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि यदि कूट शब्द जो है स्मार्ट, यहाँ पे कूट शब्द जो है स्मार्ट लिखा है को 5 1 जो है 5 1 2 3 4 लिखा है, और टेप यानी TAPE को लिखा है 4 2 6 7 लिखते हैं, तो TRAMP को जो है कूट क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे SMART, तो इसके नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे पहले वाला यहाँ पे 5, यम को क्या कहा गया, यहाँ यम को 1 लिखा है, यहाँ पे ए को जो है 2 लिख दिया गया है, और यहाँ पे आर को कितना लिखा है, यहाँ पे 3, और टी को कितना लिखा है 4। इसी प्रकार देखेंगे TAP में जो है टी को कितना लिखा है, टी को यहाँ पे 4 लिख दिया गया, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे 6, और यहाँ पे 7 ई को लिख दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, TRAMP, तो इसी में से ढूंढ के बताना है। टी के स्थान पे क्या है, 4 है, और यहाँ पे आर के स्थान पे, आर इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे देखेंगे ए के स्थान पे 2 लिखा है, और यम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके स्थान पे 1 लिखा है, और पी के स्थान पे जो है यहाँ पे 6 है। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा 4 3 2 1 6। तो 4 3 2 1, यहाँ पे 4 3 2
1 और यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो 4 3 2 1 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो ए वाला जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 79 क्वेश्चन नंबर जो है 79 है, यानी 79 है। इसमें लिखा गया है घोष्ट, GHOST लिखा है। इसका जो है कूट शब्द लिखा गया है HPIST। तो मंकी का जो है आपको बताना है मंकी का। तो यहाँ पे MONKEY जो है क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सब मिस्टेक हो गया है कि GHOST का कोड जो है HIPTU होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है AI के द्वारा। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे कि सभी जो है G के बाद H एक जो है आगे बढ़ रहे हैं, H के बाद जो है I, फिर O के बाद जो है P, S के बाद जो है T और T के बाद U। यहाँ पे एक एक अंक बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार जो है इसमें भी बढ़ेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि यदि जो है प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ जो है भाग है, माइनस का अर्थ जो है भाग है और गुणे का अर्थ जो है, गुणे का अर्थ क्या है, जोड़ है, और यहाँ पे भाग का अर्थ जो है घटाना है, भाग का अर्थ जो है घटाना है। तो जो है 12 गुणे 6 और यहाँ पे भागे 4 और -2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 गुणे 6 और +4 और -2। तो यहाँ पे देखेंगे कि गुणा के स्थान पे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 12 + 6 और प्लस के स्थान पे क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस के स्थान पे जो है भाग का चिन्ह लगा देंगे और 2 लिख देंगे। अब इसका मान जो है पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग। तो यहाँ पे 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणे 6 और यहाँ पे +12। तो 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। भाग के बाद गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे +12, 12 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। चलिए आगे देखते हैं जो हिंदी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया हिंदी का सही वर्तनी छांटिए। तो सही वर्तनी बताना है कि इसमें कौन सा शब्द सही लिखा गया है। तो यहाँ पे ये कवित्री जो लिखा गया है, इस तरह तो कवित्री लिखा नहीं जाता। यहाँ पे तीसरा भी ऑप्शन देख सकते हैं, कवित्री लिखा है। ऑप्शन डी वाला भी कवित्री लिखा है, यानी कि ऑप्शन बी जो लिखा है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री इस तरह लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आप लोग याद रखना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के भेद बताना है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये भी बता देते हैं विशेषण के जो भेद हैं उनका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहला है आपका गुणवाचक, आप लोग याद रखना। सबसे पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है जो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण याद रखना, सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अपादान कारक का चिन्ह बताना है। तो अपादान कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, से। यानी कि जो इससे दिखाया जाता है, से जो ये चिन्ह होता है ये क्या करता है, अलग होने का अर्थ दिखाता है, यानी कि किसी चीज को अलग करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुधाकर। सुधाकर जो है इसका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर है, रवि है और भास्कर ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है सूर्य का पर्यायवाची, यानी कि दिनकर, रवि और भास्कर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, और जो सुधाकर यहाँ पे दिया गया है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। तो राजपुत्र का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो राजा का पुत्र हो जाएगा। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और हाँ, ये जो समास है, समास से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इसका मैंने पूरा बता दिया है, कौन सा समास कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या ट्रिक है। तो नीचे आप लोग हिंदी का प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा, वहां से जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, समास का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सज्जनता में कौन सा प्रत्यय। तो प्रत्यय बताना है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में जुड़ा हुआ हो। तो जो लास्ट में जुड़ा हुआ शब्द होता है वही प्रत्यय कहलाता है। तो सज्जनता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है। ये जो सज्जन है, सज्जन से क्या बना हुआ है? सज्जनता। ता यहाँ पे प्रत्यय जोड़ दिया गया है, क्या बन गया है? सज्जनता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है अभिमान शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो पहले जुड़ा हुआ हो। तो अभिमान शब्द में उपसर्ग बताना है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभी। अभी यहाँ पे क्या है? मान में जो है अभी जुड़ा हुआ है उपसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का आशय बताना है। तो अधजल गगरी छलकत जाए का कहावत का जो आशय है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। यानी कि अगर इसका व्याख्या करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कम ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है लेकिन वह अधिक बढ़ बढ़ करके बातें बोलता है, यानी कि बातें जो है अधिक बढ़ बढ़ कर करता है, वो क्या कहलाता है? अधजल गगरी छलकत जाए। इसका जो कहावत का आशय है वही है, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद। तो पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। अगर यहीं पे पूछा जाए कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो इंग्लिश से पूछा जाता है, ग्रामर में जो आपके टॉपिक होते हैं ग्रामर से, तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें का, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि इसमें बताना है कि जो सही शब्द कौन सा होगा। इन चार जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, चारों ऑप्शन में बताना है किसकी स्पेलिंग जो है सही है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? अकोमोडेशन लिखा हुआ है। इसका जो मतलब होता है आवास होता है। क्या होता है? आवास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राहुल एंड अमित डॉट डॉट टू द मार्केट यस्टरडे। इसमें बताना है कि जो डॉट डॉट किया गया है इसकी जगह पे कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, वाज गोइंग, वेयर गोइंग, इज गोइंग, नन ऑफ दीज। तो इन सभी में से चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे फिलअप होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में क्या दिया गया है? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है जो बीता हुआ कल, यानी कि ये किस टेंस में जाएगा? पास्ट टेंस में। याद रखना किस में है? ये पास्ट में है। जैसे कि यहाँ पे जब पास्ट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेयर गोइंग। क्या हो जाएगा? बेयर गोइंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राहुल एंड अमित बेयर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। यानी कि इसमें बेयर गोइंग का यूज क्यों किया जा रहा है? बेयर इसलिए लगा क्योंकि राहुल एंड अमित यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। क्या है? एक से अगर ज्यादा रहेंगे तो क्या करते हैं, वो प्लूरल में चला जाता है, इसलिए वहां पे क्या लग जाता है? बेयर लग जाता है। अगर यहीं पे राहुल अकेले होता तो क्या लग जाता? वाज लग जाता। तो यहाँ पे राहुल एंड अमित बेयर गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे हो जाएगा, यानी कि राहुल और अमित कल बाजार जा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज डॉट डॉट एज इंडिया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है पहले समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें यह कहा जा रहा है कि दुनिया का कोई भी अन्य देश, दुनिया का जो कोई भी अन्य देश है वो भारत जितना डॉट डॉट नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं है? जब भी याद रखना कि आप लोग एज, एज का जो प्रयोग किया जाता है अगर तुलना के लिए किया जा रहा है, अगर तुलना के लिए किया जा रहा होगा तो वहां पे जो प्रयोग की जाएगी, कौन सी एडजेक्टिव प्रयोग की जाएगी? पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड। क्या हो जाएगा? गुड। तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज गुड एज इंडिया, यानी कि दुनिया का कोई भी अन्य देश भारत जितना अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो बेटर है, बेस्ट है, ये सब क्या है? सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है। इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ? पॉजिटिव डिग्री। जब भी तुलना करने के लिए एज का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा वहां पे पॉजिटिव डिग्री लगती है, इसलिए यहाँ पे क्या सही हुआ? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सी डॉट डॉट सॉल्व द इंटायर पजल। तो यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है
कि उसने पूरी पहेली हल कर दी, उसने डाट डाट पूरी पहेली क्या कर दी, हल कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हरसेल्फ। तो यहाँ पे हरसेल्फ क्यों प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे बाकी और जो ऑप्शन दिए गए हैं हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, इसका मतलब भी स्वयं होता है। तो यहाँ पे हरसेल्फ इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पे जो सी है, सी का जब अगर हम ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, हरसेल्फ प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हरसेल्फ का प्रयोग किया गया। सी हरसेल्फ सॉल्व्ड द इंटायर पजल, यानी कि इसने कहा जा रहा है इसमें उसने स्वयं पूरी पहेली हल कर दी। अगला प्रश्न है राइट सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। तो अबंडेंट का यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। तो अबंडेंट का मतलब पहले क्या होता है समझ लेते हैं। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। क्या होता है, प्रचुर, या बोल सकते हैं भरपूर जिसे बोलते हो। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी प्रचुर या भरपूर होता है। और यहाँ पे बाकी जो दिए गए हैं स्कार्स का मतलब होता है अपर्याप्त, और रेयर का मतलब याद रखना दुर्लभ होता है, इम्पटी का मतलब होता है खाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। तो ऑलवेज का यहाँ पे एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑलवेज का, तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है, हमेशा होता है। आप लोग याद रखना ऑलवेज का हमेशा होता है। तो इसका विपरीत करेंगे तो हमेशा का क्या हो जाएगा, कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं होता है। बाकी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, और एवर का मतलब कभी होता है, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेश टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। यानी कि इसमें क्या करना है, ये जो दिया गया है द बॉयज फुटबॉल प्लेइंग इन द पार्क बेयर, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, यानी व्यवस्थित क्रम करना है, व्यवस्थित क्रम में। चलिए देखते हैं इसको कैसे व्यवस्थित क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसमें से सब्जेक्ट लिखना है। क्या करना है यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, समझ लेना। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब देखना है, यानी कि जो मेन वर्ब होता है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, अदर वर्ड। तो चलिए इसी क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, ये कौन सा है, ए है। तो यहाँ पे ए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, बेयर। ए के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बेयर के बाद वर्ब देखना है, यानी कि जो क्रिया होती है। तो क्रिया क्या है इसमें, तो क्रिया है प्लेइंग। तो ये क्या है, सी। इसके बाद वर्ब के बाद बोला गया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल है। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद जो अदर वर्ड यानी कि जो अन्य शब्द दिए गए होते हैं वो, यानी कि डी। तो इस क्रम में देखो आप लोग, पहले रहेगा ए, फिर ई, फिर सी, फिर बी, फिर डी। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मिलाओ ए, ई, सी, बी, डी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर, क्योंकि इसी क्रम में है। तो द बॉयज क्या हो जाएगा इसका पूरा क्रम, द बॉयज बेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। क्या हो जाएगा, द बॉयज बेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति चीजों के उज्जवल पहलू को देखता है। क्या करता है, जो व्यक्ति चीजों के उज्जवल पहलू को देखता है, यानी कि सकारात्मक पहलू को देखता है, उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। क्या होता है, आशावादी होता है। आप लोग याद रखना, आशावादी होता है ऑप्टिमिस्ट का मतलब। और बाकी यहाँ पे जो दिया गया है पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। निराशावादी उनको बोलते हैं कि जो व्यक्ति चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है। जो व्यक्ति चीजों के अंधेरे पक्ष को देखता है तो उसको क्या बोलेंगे, निराशावादी बोलेंगे। अथिष्ट तो आप लोग को पता ही होगा, अथिष्ट मतलब होता है नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। और जो विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं, थिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे एक दिया गया है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मतलब क्या होता है, पॉलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी। क्या होता है, बहुभाषी। आप लोग याद रखना, यानी कि इसका मतलब होता है जो कई भाषाओं को धारा प्रवाह बोलता है, यानी कि बोलता भी है, लिखता भी है और समझता भी। तो उसे क्या बोलेंगे, बहुभाषी बोलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे सी सेड द बर्ड्स आर फ्लाइंग। क्या है, सी सेड द बर्ड्स आर फ्लाइंग,
यानी कि इसको किसमें चेंज करना है, द इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे चलिए समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सी सेड दैट द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग। जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग। तो कैसे चेंज करना है थोड़ा सा ये समझा देते हैं। जैसे आप लोग याद रखें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के पहले जो होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब भी पास्ट टेंस में होगी, किस में होगी, पास्ट में होगी। आप लोग याद रखना, जब भी पास्ट में होगी यानी कि भूतकाल में होगी, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा उसको हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। जब भी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वह पास्ट टेंस में होगी तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे वही किया गया है, सी सेड दैट द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग, ये किस में चेंज हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल बेस, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल बेस, यानी कि इसका मतलब है कि वह सुंदर गुलदस्ता किसने तोड़ा। बेस का मतलब गुलदस्ता होता है, तो वह सुंदर गुलदस्ता किसने तोड़ा, तो इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल बेस ब्रोकन। यानी कि थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कैसे चेंज हुआ। जब भी एक्टिव वॉइस में हु से शुरू हो, एक्टिव वॉइस जो हमारा वाक्य होगा उसमें अगर सबसे पहले क्या मिलेगा, हु मिलेगा, यानी कि हु से अगर वाक्य शुरू है तो उसको जब भी पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या करते हैं, बाई हुम लगा देते हैं। शुरू में क्या करते हैं, बाई हुम लगा देते हैं। उसके बाद जो वर्ब रहेगा, यानी कि जो यहाँ पे वर्ब है क्या है, ब्रोक, ब्रोक एक हमारा वर्ब है। तो ब्रोक को हम यानी कि वर्ब को किस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यही यहाँ पे किया गया है। बाकी अगर आप लोग को बेसिक से सीखना है कि पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमारे सेकंड चैनल पर इंग्लिश की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा सेकंड चैनल, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग इंग्लिश ग्रामर को पूरा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 100% आप लोग उसको कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ऐसे ही मॉडल पेपर देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आप लोग आगे आने वाले वीडियो यानी कि जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, या अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी की फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को वहाँ पे अतुल माहेश्वरी की फुल प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो अगर आप लोग जो क्लास 11th और 12th में हैं वो सभी भी अगर मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उन लोग के लिए भी 11th-12th यानी कि क्लास 11th-12th में जो भी हैं उनके लिए भी मॉडल पेपर जल्द से जल्द आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।